अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि MOU जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली साइन हुआ है और मैं आपको ये 101 दिन की 2-3 दिन की जंग जो है इसमें रिपोर्टिंग कर रहा था कि जो माहरीन की राय है उसी को पेश करता था। मैं दोबारा इसमें ज़्यादा अपना एनालिसिस नहीं डालता, मेरी क्या औकात कि मैं आपको बताऊं। लेकिन वो मिनवान चीज़ें उसी तरह हुई हैं। एक बताया था आपको पिछले 2 हफ्ते पहले गालबन 2-3 बार बताया था कि एक नॉन कॉम्प्लिकेटेड बड़ी सिंपल डॉक्यूमेंट नॉन कॉम्प्लेक्स साइन होगी। अब उसकी साइनिंग भी वो बड़ी मशकूक सी होगी क्योंकि डिजिटल के बियॉन्ड जो स्विट्ज़रलैंड में होनी थी वो नहीं हो रही, बिकॉज इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक इन्वॉल्व है जो ये नया एक स्टेटस को अचीव होने जा रहा है। होता है कि नहीं होता, ये अल्लाह बेहतर जानता है। बस मंजर भी आपको दिया था, एक रिकॉर्डिंग स्पेशल बनवाई थी JCPOA वाली, बड़ी अच्छी हमने रिसर्च की थी और उस टाइम पे साथ वापस नहीं आए हुए थे। उसके बावजूद वो ज़रूरी समझ के पुकार के, क्योंकि एक्स्ट्रा काम हम नहीं कर रहे थे उस टाइम पे, पर ज़्यादा तो परेशान थे सब थे। तो वो क्योंकि JCPOA की अहमियत जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है। कॉन्टेक्स्ट इस लड़ाई का वो JCPOA है। JCPOA जो पहले JPOA हुआ करती थी वो अग्रीमेंट है जो ओबामा दौर में अचीव हुई थी ईरान के न्यूक्लियर मामलात को लेके। ना ईरान तब कंटेंडर था कि वो हॉर्मुज़ को कंट्रोल करे, ना तब ईरान के प्रॉक्सीज और एलाइज ऐसे कंटेंडर थे कि वो इसराइल की मिलिट्री और स्ट्रेटिजिक फोकस बने और वो एक बहुत बड़ा कंटेनमेंट ऑफ इसराइल का मामला बन जाए। इसराइल अपने इतने ह्यूब्रस में होता था उस टाइम के अंदर, ये आप बात करें ना 2013-14 की, कि वो एट दैट टाइम, अगर आप मिसाल तौर पे अगर आप खुद यूरोपियन यहूदियों की सुन लें जो एंटी ज़ायनिस्ट हैं, जैसे नॉर्मन फिंकलस्टीन वगैरह, वो प्रैक्टिकली गिव अप कर चुके हुए थे फ़लस्तीनी कॉज के ऊपर। उनकी अपनी खुद की स्टेटमेंट्स मौजूद हैं उस टाइम पे। तो डायनामिक्स चेंज होने में, वक्त बदलने में, हालात बदलने में ज़्यादा देर नहीं लगती। यानी मैं खुद इमेजिन नहीं कर सकता था सारी सूरत। JCPOA हुई, वो पहले JPOA थी, वर्किंग एग्रीमेंट थी, फिर वो फंक्शनल एग्रीमेंट बनी और चाइना और रूस ने इसको साइन ऑफ किया, रशिया ने रिसीव किया इनरिच्ड न्यूक्लियर मटेरियल्स को ईरान से, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। और काफ़ी हद तक जो है वो सेकेंडरी सेंक्शंस हटाई गई ईरान के ऊपर से, ईरान को रिलीफ दिया गया। उस रिलीफ के अंदर ईरान ने ब्रीदिंग स्पेस पाई, डेवलपमेंट की अपनी इकोनॉमिक और मिलिट्री, अपने पॉलिटिकल टाइज डीपन किए, अपने ये एलाइज और प्रॉक्सीज और साथियों की एक फोर्स बनाई, और वो सारा जो है रेस्ट इज हिस्ट्री जैसे कहते हैं। आज जब ट्रंप ने पहले इसको रिपील किया 14 में, फिर इसको दोबारा रिवाइव किया कि हम जंग करेंगे जंग करेंगे जंग करेंगे, और फिर जंग के लटकती हुई तलवार आखिरकार जब गिरी, तो इस सब के बावजूद कि सब लोग मशवरा करते डोनाल्ड ट्रंप को ये एडवाइजेबल जंग नहीं है, एडवाइजेबल लड़ाई नहीं है, उसने एक इजराइल लॉबी के प्रेशर में आके ये लड़ाई लड़ी। अब हाइंडसाइट में देख रहे हैं या रॉबर्ट सी पेप साहब के एनालिसिस में देखते हैं, तो अब हम उस स्टेज पे आ चुके हैं जो मैक्सिमम ईरानियन लेवरेज की स्टेज रॉबर्ट सी पेप साहब ने एस्केलेशन ट्रैप में डिस्क्राइब की थी। वो ये है कि ईरान के पास अब तमाम कार्ड्स उसके हाथ में, और डोनाल्ड ट्रंप एक हारी हुई डील कर रहा है, ये हकीकत है। MOU की डिटेल्स देखते हैं अभी। इसराइल ये साबित करना चाहेगा कि ये डोनाल्ड ट्रंप की अकेले की शिकस्त है, अमेरिका ये कहना चाहेगा बहुत बड़ी फतह है, और ईरान कह रहा है कि इसराइल की भी शिकस्त है और अमेरिका की भी, और अमेरिका में वो डोनाल्ड ट्रंप को सिंगल आउट कर रहा है। तो इस वक्त एक गोल में दोनों अलाइंड हैं, ईरान और इसराइल। ये बड़ी अजीब सी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप की रिजीम जो है वो इस बात में अपोजिट अलाइनमेंट है कि ईरानियन चाह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की अब रिजीम बाकी रहे, और इसराइली अब चाह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की रिजीम को तोड़ दिया जाए। क्योंकि अब आप किसी को तोड़ने की हद तक जाते हैं ना, तो फिर ही जाके वो आपके सामने कैपिचुलेट करती है। और जिस तरह इसराइल ईरानी क्यों चाहेंगे कि उसको कंजर्व करें, बिकॉज अगला जो भी आएगा वो एक पूरी नई अनप्रडिक्टेबल एक जनरेशन होगी ना, कि क्या डीप स्टेट के अजाइम होंगे अमेरिका के, इजरायली लॉबी का क्या इन्फ्लुएंस होगा उस अगले कैंडिडेट के ऊपर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर आपने कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स के अतबार से ट्रंप को असेस करना, और ये बड़ी अच्छी गुफ्तगू साथ करता है, ऑफ कैमरा भी, और इंशाल्लाह हमने पॉडकास्ट में भी डिस्कस किए हैं एक दो बार, ये कि JD वैंस, मार्को रूबियो और पीटर हेग्सेथ जो कलीदी किरदार हैं डोनाल्ड ट्रंप की टीम में, आप बाय एक्सटेंशन जैरेड कुशनर को ले लें, बाय एक्सटेंशन आप स्टीव विटकॉफ को ले लें, बट मेन जो कैरेक्टर्स हैं जो ओहदे रखते हैं, पीटर हेग्सेथ को जब कंपेयर किया जाता है मार्को रूबियो और उनके साथ, तो पता लगता है, वो JD वैंस के साथ, वाइस प्रेसिडेंट के साथ, तो पता लगता है कि वन इज़ नॉट लाइक दी अदर, वन इज़ नॉट लाइक दी अदर टू। कि जो मार्को रूबियो इंसेपरेबल है अमेरिकन डीप स्टेट के लिए, और उसकी जो GOP या रिपब्लिकन पार्टी की वो सिक्योरिटी
कंसर्न्स हैं, बिकॉज वो एक क्यूबन अमेरिकन है और क्यूबन अमेरिकन इनवैल्यूबल हैं फ्लोरिडा का वोट के लिए, क्योंकि वो फ्लोरिडा की तरफ से लड़ता है इलेक्शन, और फ्लोरिडा का वोट तमाम का तमाम उसमें क्यूबन पॉपुलेशन का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, उसके कल्चर में, उसकी वैल्यूज़ में, इवन जो वहाँ रहते हैं क्यूबन्स, और क्यूबन्स का असर गोरों के ऊपर वोट देने में। तो वो पूरी लॉबी है जो अरबों डॉलर लेके बैठी हुई है फ्लोरिडा के अंदर कि भाई क्यूबा पे दोबारा हमला करो, और ये जो कैस्ट्रो की सो कॉल्ड कम्युनिस्ट या चीन और रूस दोस्त रजीम है ना, इसके ख़िलाफ़ तुम वो करो कार्रवाई। तो ये पूरी एक लॉबी है। तो मार्को रूबियो की, इसके बावजूद कि इसराइल की वो जंग के अंदर एक बेवकूफ़ किस्म का एक एडर और बेटर और सपोर्टर था, वो तो फारिग नहीं होगा, उसके सर पर तो नहीं वो आएगी कि तुमने ये हरवाई जंग। जेडी वैंस शुरू से कहता था, उसका प्रोजेक्ट था ये कि मैं अमन करवाऊंगा, क्योंकि ये जंग उसकी आप याद करें शुरू से स्टांस था प्री वॉर भी कि ये ख़िलाफ़ था उस जंग के, वो समझता है कि ये जंग गलत थी। बताया जाता है कि वो चार्ली कर्क जो बहुत करीब था पॉलिटिकल एडवाइज़र और पीआर एजेंट और मीडिया पर्सनैलिटी, वो भी इस जंग के ख़िलाफ़ था। और जब पहले कार्रवाई की बात शुरू हुई थी, जब वो ज़िंदा था, तो वो उन लोगों में से था जो बड़े वोकली वाइट हाउस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को बराह रास्त इसने मना किया था कि ये मत करना, ये अमेरिका की तबाही का बायस बनेगी। और लगता ये है कि उसको बराह रास्त कत्ल भी इसी बुनियाद पर इसराइली लॉबी की जानिब से किया गया था। ये मैं ठट्ठे की बात नहीं कर रहा, ये मैं संजीदगी के साथ ये बात कर रहा हूँ। तो अब बीच में जेडी वैंस भी क्लियर हो गया, मार्को रूबियो भी क्लियर हो गया, उनकी और जगहों में अहमियत है। मार्को रूबियो, जेडी वैंस को ग्रूम किया जा रहा है पोटेंशियली प्रेसिडेंट के लिए, मार्को रूबियो को कम अज़ कम आप समझें लैटिन अमेरिका के एतबार से अमेरिका का मेन मैन बनाने के लिए। ये बेचारा पीटर हेग्सेथ जो है ना, ये निकम्मा, और निकम्मा इस तरह का जज्बाती नज़रियाती किस्म का आदमी होता है जिसने टैटू कराए होते हैं क्रॉस के, और मैं काफिर हूँ नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, खुद टैटू करा के लिखा हुआ है, और ये वो अपनी जवानी से ही, अपनी फ़ौज की सर्विस के बाद से ही एक क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट रह चुका है। उसकी 30 और 35 साल की उम्र में वीडियोज़ हैं जहाँ वो इसराइल में होटलों में तकरीरें कर रहा है, बड़ी कॉन्फ्रेंसों में जा के कि हम टेम्पल माउंट यानी मस्जिद अल-अक्सा कॉम्प्लेक्स की तबाही, शहादत की मेहनत कर रहे हैं ताकि उसके ऊपर हैकल दोबारा तामीर किया जाए, टेम्पल ऑफ दी सोलोमन दोबारा बनाया जाए यहूदियों की जानिब से, ताकि ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम जो है वो वापस आ सकें। इस तरह की परवर्टेड और गंदी एक मतलब गैर इंसानी किस्म की मजहबी फ़िक्र के बारे में क्या ही कहना, वो तो मतलब उसके बारे में तो बात ही करना एक मतलब टाइम ज़ाया करने वाली बात है। बट ही इज़ नॉट अ सीरियस पर्सन। ये एक मीडिया एंकर था फॉक्स न्यूज़ के अंदर, इसको एक शदीद ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है, शराब की एडिक्शन, इसकी पार्टिंग और जनाकारी शादी से बाहर मशहूर है। ये एक संजीदा आदमी नहीं है, और ये गॉसिप अगर आपको और मुझे टीवी न्यूज़ के थ्रू मिलती है तो आप ये जान नहीं सकते हैं कि उसकी एक्चुअल वाशिंगटन के अंदर क्या हैसियत और वैल्यू होगी। वो सबसे नॉन सीरियस बंदा है इस पूरी कमेटी के अंदर, और मेरी और साथ की भी यही राय है कि बली का बकरा पीटर हेग्सेथ बनेगा दी मिनिस्टर ऑफ वॉर, वॉर डिपार्टमेंट का, डिफेंस नहीं, वॉर का मिनिस्टर। डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, एक ताजर हैं, और ताजर जो होते हैं जब इस लेवल पे ऑपरेट कर रहे होते हैं, डोनाल्ड ट्रंप पुराना पापी है, उसका पहला रोडियो नहीं है, ये पहला शो नहीं है, उसका सर्कस नहीं है। तो वो अपने साथ हमेशा एक फॉल मैन तैयार करते हैं, फॉल गाय। फॉल गाय कौन होता है? ऐसे निकम्मे जिनके साइन अंगूठे, जीएम जो होते हैं, जनरल मैनेजर साहब जो होते हैं कंपनी के, मालिक कोई और होता है, जनरल मैनेजर साहब साइन अंगूठे वो करते हैं, पे स्लिप उनके नाम बनती है, तमाम की तमाम रेवेन्यूज़, पेमेंट्स, रिसीविंग्स, हर चीज़ वो उसके नाम पे होती हैं, ताकि जब वो टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट आए या कोई नैब आ जाए या कोई एफबीआर, तो वो नाम आ गया कि जीएम साहब थे, ये साइन अंगूठे सारे इनके हैं, मेरा तो मुझे ये को खुद ही करता रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास ऐसी एक स्टार पावर है, उसने खुद भी कहा था ये कि मेरे सपोर्टर ऐसे हैं कि मैं न्यूयॉर्क मेन टाइम्स एवेन्यू, टाइम्स बुलेवार्ड पे खड़ा हूँ ना, वो जो है इनका क्या नाम है उसका यार, वो टाइम स्क्वायर, मैं वहाँ खड़ा होकर भी किसी को गोली मार दूँ ना, पॉइंट ब्लैंक कत्ल कर दूँ उसको, तो मेरे सपोर्टर उसको भी सपोर्ट करेंगे और कोई ना कोई बहाना हीला बना लेंगे मेरे हक़ के अंदर। तो ये एक ताकत होती है एक अच्छे सियासतदान की कि वो लोगों को अपनी तरफ कैसे माइल और लुभा सकता है, हत्ता कि वो एक्सप्लॉइट भी करता है इसको, लेकिन ये एक टैक्टिक और टेक्निक तो है ना, इसको अप्रिशिएट तो करना चाहिए। तो इस ज़मन में डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, उन्होंने मेरे ख्याल में इसको फॉल गए के तौर पे तैयार कर लिया हुआ है। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म की कोई गुंजाइश नहीं है पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने के लिए और इंडिपेंडेंट रहने के लिए आपको चाहिए होते हैं पैसे, आपको फील्ड रिपोर्टर्स रखने होते हैं, एडिटर्स रखने होते हैं, कंटेंट राइटर्स रखने होते हैं, रिसर्चर्स रखने होते हैं। ये सब कुछ इसलिए हो सकता है क्योंकि आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं, आप लोग वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। लेकिन एक्चुअली हमारी सबसे बड़ी सपोर्ट हमारा मैट्रिक्स ग्रुप है। एक 3000 रुपये की मामूली सब्सक्रिप्शन अलाउ करती है हमें हमारा काम करने के लिए।
अल्हम्दुलिल्लाह हमें ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स इस ग्रुप में आ चुका है, जिसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं और हम डेली की 2 से 3 वीडियोज़ इन ग्रुप मेंबर्स को देते हैं। लेकिन हम चाहते हैं हम अपना काम बढ़ाएं, हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के सबसे बड़े इन्वेस्टिगेटिव प्लेटफॉर्म बन सकें, और इसके लिए हम डायरेक्टली रिक्वेस्ट करें आपको, जो हमारा व्यूअर है, प्लीज़ हमारी सब्सक्रिप्शन ख़रीदें। हम अपना काम इंडिपेंडेंट और फेयर रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि नया से नया चेहरा हायर करें, डाइवर्स से डाइवर्स ओपिनियन हो। आप लोगों का सपोर्ट ने अलाउ किया हमारे प्लेटफॉर्म को इतनी देर एग्जिस्ट करना, और अगर आप चाहते हैं कि हमारा काम इंडिपेंडेंट और फ्री रहे तो हमें 3000 की सब्सक्रिप्शन दें। थैंक यू। अब तारीखी MOU साइन होता है फिज़िकली, वो तो नहीं लग रहा, उसके अंदर क्या है वो उसको समझते हैं। 14 पॉइंट का वो टेक्स्ट है, उसकी जो मेन पॉइंट्स हैं, जो पहली उसकी वो है कि लेबनान का सीज़ फायर मुकम्मल होगा, और ये तमाम फ्रंट्स की बात है जिन्होंने फ्रंट्स को वेग छोड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप ने G7 की मीटिंग में भी कहा था ना कि इट्स अ वेरी पावरफुल डील, नोबडी नोज व्हाट्स इन इट बट इट्स अ वेरी पावरफुल डील। मैंने बड़ी तगड़ी डील बनाई है, किसी ने पता कोई नहीं डील दे की, लेकिन डील बड़ी तगड़ी है। और ये वो जो उसका सेल्फ आयरॉनिक होता है ना, सेल्फ सार्डोनिक तरीका होता है बात करने का, ये उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का हिस्सा है। कंफ्यूज रखो मार्केट को, टिप्स एंड टोज पे रखो। इसको मैडमैन टाइप वो इमेज भी कहते हैं कि वो कुछ भी कर देगा, वो ला, और फिर उसके अंदर वो बड़े एक प्रेडिक्टेबल मॉडल में ऑपरेट करता है, लेकिन वो एक बड़े लेवल के ऊपर फाइनेंशियल मार्केट्स को और पॉलिटिकल जो प्रेडिक्शंस करने वाले पंडिट्स होते हैं उनको कंफ्यूज रख सकता है। तो ये उसकी एक शरारत भी है, और एट द सेम टाइम शायद उसका एक पागलपन भी है। लेबनान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी बरकरार रखना बड़ी ज़रूरी है। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा है, तो वो कैसे ये तय कर सकते हैं? ईरान हारा नहीं तो वो कैसे कैपिचुलेट कर सकता है लेबनान की उस पर, और अमेरिका जीता नहीं तो वो कैसे गारंटी कर सकता है उसकी टेरिटोरियल? यानी बात को समझ रहे हैं? यानी ईरान जंग हारा नहीं तो वो अपने एलाई की टेरिटरी के ऊपर कैसे कह सकता है कि मैं छोड़ देता हूँ कोई खिता, आ जाओ तुम कब्जा आ जाओ मेरे एलाई के ऊपर। और ना ये अमेरिका जंग जीता तो अमेरिका कैसे कह सकता है कि मैं गारंटी देता हूँ उसकी सिक्योरिटी की और मैं इसराइल की नथी डाल के रखूँगा? क्योंकि सवाल यहाँ बनता है कि क्या है वो चीज़ जो लेबनान की नेशनल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करती है? तो इसराइल है। और जब ये डील साइन हो रही है तो इस वक्त और इस लम्हे के अंदर इजरायली फ़ौज वहाँ पे खड़ी हुई है, तो ये बहुत ही सोर पॉइंट है, इसको लाइट मत लीजिएगा। दूसरा ये कि वो 4 उसमें आगे पॉइंट्स उन्होंने किया है कि US नेवल ब्लॉकेड अपनी 30 दिन के अंदर ख़त्म करेगा, मुहासरे का मुहासरा, और उसके जवाब में ईरान अपने मुहासरे को ख़त्म कर देगा और वो हॉर्मुज़ पैसेज को सेफ कर देगा। टेक्निकल प्रोसेस है, माइंस को हटाना है, वहाँ से चीज़ें निकालनी है, ऑटोनोमस ड्रोन्स, तरह तरह की गन बोट्स और डेबरी होगी चीज़ों की, वहाँ पे क्या मसाइल होंगे, वो सारा करना है। और ये 60 दिनों के लिए, फिर 60 दिनों के लिए ईरान फ्री ऑफ चार्ज करेगा इस मामले को, और फिर 30 दिन के लिए फुल ट्रैफिक पे इसको ले जाएगा, और ये सारा का सारा इस माइन क्लियरिंग प्रोसेस पे डिपेंडेंट है। अच्छा, गालिबाफ की बड़ी क्लियर स्टेटमेंट है, क्योंकि ईरान इस वक्त बहुत ऊंचे घोड़े पे सवार है कि वो क्यों हॉर्मुज़ से भत्ता ना ले। भत्ता इज़ नो अदर वर्ड टू डिस्क्राइब इट। बदमाशी, जगह टैक्स, उसको लेना चाहिए, मैं भी कहता हूँ लेना चाहिए। तो अमेरिका इस MOU को दिखा के कैसे मना सकते हैं दुनिया को, जबकि इस MOU के बारे में भी डोनाल्ड ट्रंप ने 2-3 बार क्लैरिफाई किया कि झूठी खबरें भी फैली हैं मार्केट में, इसमें ये नहीं है, वो शायद हो। अच्छा चलो, ये स्टेटमेंट थोड़ी अनक्लियर थी, बेहतर वर्डिंग हो सकती थी, उसकी खुद के वर्ड्स हैं, आप चला दीजिएगा, बेशक चला सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अब चलो चल क्या है मार्केट के अंदर, यानी उसने खुद एक कन्फ्यूजिंग पैगाम को मार्केट में रिलीज़ किया है, वोटर के लिए कुछ और, इजरायलियों के लिए कुछ और, ईरानियों के लिए कुछ और वो सारा। हत्ता कि इवन डॉक्यूमेंट 2 ज़ुबानों में साइन हुआ है, वो ऑब्वियसली वो तो एक ईरानियन एक सुप्रेमेसी और एक ताकत दिखाने के लिए, और बिल्कुल उनका हक है, लेकिन वैसे ही मैंने एक इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल के तौर पर बताया आपको। फिर मज़ीद उसके अंदर ये बात हुई पैसों की, यानी हॉर्मुज़ हो गया, सीज़फायर लेबनान का अव्वलीन पॉइंट, और उसके बाद तीसरे लेवल पे पैसों का रिलीज़, चाहे वो $24 बिलियन वो हों जो शाह ने ईरानियन टैक्स पेयर मनी के असले के लिए दिए थे, और पेमेंट असला रिसीव होने से पहले पहले जो है वो कू हो गया, रेवोल्यूशन आ गया, और ईरान के साथ अमेरिका ने डीलिंग बंद कर दी। तो पैसे तो टेक्निकली ईरानियन लोगों के हैं, और उस पर सूद चढ़ गया इतने सालों का, 1979 की बात कर रहा हूँ आपसे मैं, आज तक के वो पेमेंट और एटलीस्ट $300 बिलियन US लेड फंड के ज़रिए ईरान की रिकन्स्ट्रक्शन में वो किए जाएंगे, और उससे हाफ से ज़ायद कह रहे हैं वो कमिटमेंट उसकी हो भी चुकी हुई है कि कहाँ कहाँ लगना है। और ये अब देखें 2 पहलू हैं, एक है वो फ्रोज़न एसेट्स और सेंक्शंस के ज़रिए जो चीज़ें बंद की गई उनको रिलीज़ करना, कोई बिटकॉइन की कोई पेमेंट, कहीं कोई LC, ये,
और दूसरी तरफ जो रीबिल्ड करना है ईरान को, ताकि गल्फ़ के मुल्क और अमेरिका के, देखें ना JCPOA और इसमें फ़र्क क्या है, ये बड़ी बारीक लाइन है। JCPOA में एक फेलियर पता क्या था, JCPOA में बहुत कामयाबी थी बनिस्बत ट्रंप की डील के, 90% मैं कहूँगा, लेकिन एक फेलियर था, कोई पनिशमेंट क्लॉज नहीं था ना ईरान के लिए ना अमेरिका के लिए। क्यों? क्योंकि अमेरिकन कंपनीज ने इन्वेस्ट नहीं किया था ईरान के अंदर। तो ईरान पे टेंशन रहती कि मेरे पे अगर मैं खर्च मारूंगा तो अमेरिकन कंपनीज चली जाएंगी, पैसा खींच लेंगी, और अमेरिकन कंपनीज को ये परेशानी होती है कि अगर अमेरिका खर्च मारेगा तो हमारा इतना बड़ा बिजनेस का लॉस होगा। ये डीलों को पक्का करने का एक तरीका होता है। डोनाल्ड ट्रंप जो कि बिजनेसमैन है, लगता ये है कि वो गल्फ़ के साथ कोई डील बना के गया, क्योंकि उसने जब इजिप्ट के वो डिक्टेटर सीसी के सामने, अब्दुल फताह सीसी के सामने पूछा गया उससे G7 की मीटिंग पे ही, तो उसने कहा यार मैं तो एक 10 सेंट भी नहीं इन्वेस्ट करूँगा ईरान के अंदर, बट क्या मैं कहता फिरूँगा लोगों को कि तुम भी मत करो। हर मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने का हक है, और जो लोग खित्ते में बिजनेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यानी उसने ये कहा कि पैसे मैं नहीं खर्च करूँगा, लेकिन वो पैसे जो यरगमाली हैं अमेरिका के, यानी गल्फ़ के पैसे, ये गल्फ़ के पैसे हैं और किसके पैसे हैं, इत्तेफाक है इस बात पे कि नहीं, गल्फ़ के पैसे मैं लगवाऊंगा ईरान के अंदर। वल्लाहु आलम, इससे बेहतर अल्लाह बेहतर जानता है। तो मेरी अकल तक यही बात जाती है कि वो गल्फ़ के पैसे लगा था। गल्फ़ की कमिटमेंट इनटू ईरान एंड अमेरिका की कमिटमेंट इनटू ईरान ऐसी हो कि उसको तोड़ने के लिए इट वुड टेक क्वाइट अ बिग एफर्ट, बिकॉज पैसे एट द एंड ऑफ द डे बॉटम लाइन होते हैं इतने बड़े मिलिट्री और पॉलिटिकल डिसीजंस के। इससे बढ़ के अगला जो बड़ा पॉइंट है वो ये है कि US और UN की तमाम प्राइमरी और सेकेंडरी सैंक्शंस, चाहे न्यूक्लियर चाहे वो और खदोखाल से मुतल्लिक हों, उनको अग्रीड टाइम टेबल यानी टाइम लाइन पर रिलीज़ किया जाएगा, और फॉरेन ट्रेजरी वेवर्स दिए जाएंगे ईरान के क्रूड और पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट्स को, यानी दुनिया के लिए ईरान की तेल और गैस की ऑयल प्रोडक्ट्स की मार्केट को खोल दिया जाएगा। ईरान जो है वो दोबारा पक्का वादा करेगा कि मैं कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाऊंगा, और इनरिच स्टोर मटेरियल जो है वो ऑन साइट डाइल्यूशन के लिए, यानी इसको IAEA की सुपरविजन के अंडर डाइल्यूट करके उसको वो सेफ़ बना दिया जाएगा उस न्यूक्लियर मटेरियल को। और वो फाइनल लेवल जो अग्रीमेंट में आएगा कि क्या 2%, 3%, 4% जितना भी बर्दाश्त करेंगे ऑफ इनरिचमेंट, उस लेवल तक ला के रोक दिया जाएगा। और ईरान अपनी अपनी एनर्जी नीड्स, ये उसका मकसद है ईरान का, मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ कि ईरान अपनी एनर्जी नीड्स खुद न्यूक्लियर से करना चाहता है, ताकि वो ऑयल और गैस को तमाम के तमाम दुनिया में एक्सपोर्ट करता रहा। ये उसका एक्चुअल विजन है बाय द वे, वो गिरदोनवा में बिजली और पेट्रोकेमिकल को बेचना चाहता है। और आखिरी जो पॉइंट है कि अग्रीमेंट जो है वो एक बाइंडिंग UN सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन से पक्की की जाएगी, यानी जिमखाने क्लब के अंदर बैठ के इसका आखिरी फैसला होगा। मैंने कुछ जिमखाने क्लब से इसलिए तशबीह दी क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद मेरी ज़ाती राय में, उससे पहले ही गल्फ़ और डेजर्ट स्टॉर्म 1 के बाद से 1980s और 90s की दहाई से ही UN प्रैक्टिकली एक यूजलेस अदारा बन चुका है। और एट दिस पॉइंट वो सिर्फ आपको यूट्यूब पे मरे हुए बच्चों की कटी हुई लाशें और प्रेग्नेंट औरतें और भूखे नंगे लोगों की वीडियोस दिखा के चंदा बटोरने की एक मशीन रह गई है। एट दिस पॉइंट वो एक जायंट ग्लोबल NGO नेटवर्क है जो कि लिबरल यूरोपियन और वेस्टर्न अमेरिकन यानी नॉर्थ अमेरिकन इंटेलिजेंसिया के एजेंडे को सोशल इंजीनियरिंग के लिए करता है। एट दिस पॉइंट UN कोई एक्चुअल पॉलिटिकिंग, डिप्लोमेसी और वो एक अड्डा है। और आप ख़ुद भी सोचेंगे पाकिस्तान जो इतना UN का अच्छा बच्चा बन के रहता है और इतना UN मिशन करता है और इतने वो कहाँ युगांडा में फ़ौजी भेजता है, वो तक इस्लामाबाद और उससे ज़मीनी तौर पे जनीवा को एक पोटेंशियल साइट देख रहा था, दोहा को देख रहा था, बट कोई भी UN न्यूयॉर्क ऑफिस को नहीं देख रहा था या स्टॉकहोम या कहीं पे भी, बिकॉज इट्स अ डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एंड में उन्होंने जिक्र कर दिया, इट्स क्यूट बट स्टिल ये एक रीअफर्मेशन है एक चीज़ की, अलबत्ता कि अमेरिका जो है जिसकी बुनियाद डोनाल्ड ट्रंप से पहले इंटरनेशनल लॉ के अंदर सेंटर्ड थी और डोनाल्ड ट्रंप ने इसको चैलेंज किया कि मैं क्यों मानूं, ये उसकी रीअफर्मेशन होगी कि अमेरिका दोबारा इंटरनेशनल लॉ के कैंडे कंट्रोल में आना चाहता है, बिकॉज उसके ज़रिए अमेरिकन एम्पायर की भी साख मेंटेन की जाती है। यानी ये एक अटैम्प्ट है अमेरिकन डीप स्टेट की, डोनाल्ड ट्रंप की एडमिन की, कि वो दोबारा अमेरिका के स्टेटस को एज अन्नदाता वो रीअप्लाई करें। इस सारे को जब आप एनालाइज करते हैं तो समझ यही आता है कि JCPOA चंगासी, ये पंगा डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली लॉबी के प्रेशर में आके अपनी पहली कैंडिडेसी में कर दिया था 2014 में, जब उसने डील कैंसिल की। तब ही माहिरीन ने कह दिया था अब एक जंग की तैयारी कर लो।
मेरी आजिज़ राय अभी भी वहीं आके खड़ी हुई है कि लेबनान एक कैरेट है, एक स्टिक है, और $300 बिलियन एक कैरेट है, और कैरेट और स्टिक के दरमियान डोनाल्ड ट्रंप की हातल इम्कान कोशिश है कि वो ईरान को कैंडे कंट्रोल में ले आए, लेकिन ना ईरान कैंडे कंट्रोल में आएगा और ना इसराइल अगले 60 दिन जब ये सारे तय होने खदोखाल वो बर्दाश्त करेगा। क्यों? मैं इसकी आपको एक गवाही दे देता हूँ, और गवाही मैं आपको दूंगा लेफ़्ट फील्ड के अंदर से। यूक्रेन जो इसराइल के एक बहुत इंटरेस्ट का एक जोन है, और इसराइली लॉबी का एक बहुत इंटरेस्ट है नेटो की लड़ाई में यूक्रेन की, यूरोपियन पार्लियामेंट्स को बहुत सपोर्ट करता है कि वो यूक्रेन को सपोर्ट करे रशिया के ख़िलाफ़, किसी ज़ाती दुश्मनी के तहत नहीं, बट एक जियो स्ट्रेटेजिक ग्रैंड प्लान विजन के अंदर। वो मैं तफसील में नहीं जाता, लेकिन ये बैक वक्त जैसे ये डील हुई है, इतना बड़ा हमला 194 ड्रोन्स का रशियन कैपिटल में मॉस्को में किया, उसके विजुअल्स कुछ आप अगर दिखा दें यहाँ पे, और वहाँ पे उनकी कापोटिनिया ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया है, और हैवी धमाके हुए हैं एयरपोर्ट्स पे, और ये सारे, ये मॉस्को के लिए बहुत बड़ा इंसल्ट है, स्लैप है उनके फेस में। क्यों? क्योंकि अगर अमेरिका ईरान के एस्केलेशन ट्रैप में फंसा, अगर अमेरिका आके वियतनाम में फंसा, तो रूस भी आके अफ़गानिस्तान में फंसा। वो क्या है, गिरे आसमान से खजूर में अटके, गिरे अफ़गानिस्तान से वियतनाम में अटके, गिरे यूक्रेन से तो ईरान में अटके। ये वो वाली बात है, ये एक दूसरे को फंसाने में माहिर हैं। तो यूक्रेन में जिस तरह अमेरिका ने रशिया को बेवकूफ़ों की तरह फंसाया है कि वो एक 10 साल ही हो गए कि जंग ख़त्म को नहीं होने आ रही है उसकी, उसी तरह इस तरह वो ईरान में ये फंसा अमेरिका ख़ुद जाके इसराइल के चक्कर में। तो रूस एक जो उलझी हुई गुंजलक जंग के अंदर फंसा हुआ है ना, उसको पकाने में क्यों इंटरेस्ट है इसराइल का? बिकॉज़ वो एक ग्लोबल डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर बनता है, और वो उसकी जंगों को फिर वो कवर देता है, उसको रिक्वायर्ड है। वो बहुत लंबी तफसील में मैं आज नहीं जाऊँगा। तो मेरी ये राय है कि इसराइली लॉबी अब टिल का जोर लगाएगी कि किसी तरह इस डील को इतना ख़राब और गंदा कर दिया जाए कि डोनाल्ड ट्रंप या तो फारिग हो जाए, या डोनाल्ड ट्रंप सुधर जाए, बाज आ जाए। बिजनेसमैन है, थूक की भी चाट लेगा, ताजर की तो आदत होती है ना ख़राब डील के अंदर से थूक में पकौड़े बना लेना, और ये सब तो ठीक है, लेकिन इंटरनेशनली ये सब हम प्ले आउट होते हुए देखेंगे। इसमें मेरी राय क्या ही मैटर करती है, मैं और आप गपशप ही करते हैं कि हम फिगर आउट करने की कोशिश करें, बेहतर लर्न कर सकें कि क्या हो रहा है। डोमेस्टिकली जो मेरा बहुत दिल टूटा है, मैं आपको पता है कि एक आर्डेंट सपोर्टर हूँ वेमेंस राइट्स का और वेमेंस लिबरेशन का, और मैं एक फेमिनिस्ट हूँ, इस्लामिक फेमिनिस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। पहला वाहिद प्लेटफॉर्म है ये अल्हम्दुलिल्लाह जो इस्लामिक फेमिनिज़म को लेके चल रहा है। फवाद चौधरी एक हेटेड पॉलिटिशियन, टेक्नोक्रेट, और एक इस्टेब्लिशमेंट फिगर, और आज मुझे पता लगा ही इज़ अ मिसोजिनिस्ट। और ये देख के कि वो ख़वातीन को पुलिस फोर्स में देखना नहीं चाहते, आई वाज शॉक्ड कि जो कसिनोज बनाने की बात करते हैं गवादर में, जो बात करते हैं पाकिस्तान की सोशल लिबरलाइजेशन के बारे में, और उन सारे कामों में मैं उनके साथ खड़ा हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ। क्लब्स होने चाहिए, कसिनोज होने चाहिए, कॉन्सर्ट्स होने चाहिए पाकिस्तान में, नाच गाना होना चाहिए, इन्जॉयमेंट होनी चाहिए। वो ख़वातीन के पुलिस फोर्स में होने के ख़िलाफ़ हैं। ये पाकिस्तान के मर्दों की सोच जो है ना, इसको कोई तब्दील नहीं कर सकता। इनका बस चले तो इस मुल्क को ये अफ़गानिस्तान बना दें, जहाँ औरतें घरों में रहती हैं, मर्द बाहर जाके मजदूरियाँ करते हैं, और मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता। सॉरी, मजाक कर रहा था, आपको पता है यार ये सब मुझे बकवास लगती है। फवाद चौधरी मुझे वैसे ही पसंद नहीं है, आपको भी पसंद नहीं होना चाहिए। ये को मैं आपको कोई हुक्म नहीं दे रहा, बट मैं कह रहा हूँ कि आप सलीमुल फितर तो सलीमुल अकल आदमी हैं, तो वैसे ही नाकाबिले बर्दाश्त हैं। लेकिन ये ब्रोकन क्लॉक इज़ राइट ट्वाइस अ डे। कभी कभी टूटी हुई घड़ी में भी सही वक्त लिखा होता है। तो या वेमेन आर यूजलेस एज कॉप्स, आई एग्री विद फवाद चौधरी। इवन दो आई डू थिंक औरतों की अलग पुलिस फोर्स होनी चाहिए जो औरतों के मसाइल को डील करती है, बट द आइडिया यूनिसेक्स पुलिसिंग होनी चाहिए, दिस इज़ अबसर्ड। पुलिस ऑफिसर्स फ़नी लगती हैं औरतें यूनिफॉर्म के अंदर, दे लुक लाइक कि वो कॉस्प्ले कर रही हैं, जो फौजी यूनिफॉर्म पहनती हैं कि हैया, जो वैसे ना वो जो पुरानी फिल्मों में नहीं था 90 पाउंड की 50-60 किलो की लड़की आके कराटे चॉप मारती है और वो इतना बड़ा दूश मार जाता है। आई डोंट थिंक वीमेन शुड बी पुलिस ऑफिसर्स फॉर जनरल पुलिसिंग। आई थिंक वो ख़वातीन की ही
उनको करना चाहिए। और उसमें अच्छी बात उन्होंने की कि ख़वातीन के करियर्स, क्या बेकार करियर होता है उनकी लाइफ के लिए वो, लेकिन आई कांट बिलीव आई एम एग्रीइंग विद फवाद चौधरी मैन। लेकिन इसके जवाब में रद्द अमल में एक तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा हो गया, तमाम फेमिनिस्ट लश्कर जो है वो आ गया, छूट गया फवाद चौधरी पे, एंड बिल्कुल ठीक हुआ उनके साथ। ये इनके नाइट क्लब के गवादर के नाइट क्लब के साथी हैं, उनके गवादर के कसिनो के साथी हैं, अब इनके साथ आप भुगतें, एंजॉय करें आप। दिस इज़ द वर्ल्ड दैट यू हैव क्रिएटेड मुशर्रफ दौर की। बट या दैट इज़ इट। आई होप आप सब ठीक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे आप। क्या आप भी पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं? नो, आई थिंक औरतों की अलग पुलिस फोर्स होनी चाहिए जो ख़वातीन के मसले डील करती है। यू नो, ख़वातीन के जिस तरह रेप, असॉल्ट, सेक्सुअल अब्यूज़, इस तरह के क्राइम्स होते हैं, उसमें मेल टास्क फोर्स हो सकती है जो हेल्प करे, बट प्राइमरली ख़ातून का उसमें देखें ना, बच्चों के मसाइल, तमाम बच्चों की पुलिसिंग जो होती है, बच्चों का अब्यूज़, अबडक्शन, साइकोलॉजिकल या फिज़िकल टॉर्चर, टीनेज डिसएग्रीमेंट्स, ये सारे वो ख़वातीन को करने चाहिए। वहाँ सॉफ्ट टच चाहिए होता है। जुवेनाइल प्रिजन सिस्टम, ये सारे अदालती निज़ाम बच्चों के, देयर इज़ अ रीज़न वाई बच्चों को किंडरगार्टन में ख़वातीन पढ़ाती हैं। तो ये है, अगर आप मेरी और ख़वातीन से मुतल्लिक़, पुलिसिंग से मुतल्लिक़ ख़यालात सुनना चाहेंगे तो आप, मजाक कर रहा हूँ नहीं, पॉडकास्ट वाले चैनल पे मैं और साथ हफ्तावार गुफ्तगू करते हैं, इंशाल्लाह वहाँ पे मिलेंगे। सलाम।